जय हिंद। आज हम परीक्षा अध्ययन 2024 का क्लास 10th का सेट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया था। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या देखते हैं? फिल इन द ब्लैंक। तो बच्चों अपनी सारी परीक्षा अध्ययन निकाल लो और उसमें सेट पहले का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो देखते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = मतलब कि हमको पूछ रहा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट। क्या पूछ रहा है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट किसका पूछ रहा है? 3x² - 2x + 1/3 = 0। बच्चों ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac क्या होता है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब जो a, b और c क्या है? तो बच्चों देखो यहाँ पर a, b, c क्या है? अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, जैसे ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो a कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है? -2, तो b कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ पर c कितना है? +1/3, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 1/3। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? a, b और c की वैल्यू। तो d = कितना आएगा? -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है बच्चों? a है 3 मल्टीप्लाई c कितना है? 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4 - 4, मतलब कि d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। और जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं कि जो रूट होंगे इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैसे होते हैं? इक्वल। पर फिलहाल हमको यहाँ क्या पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? डिस्क्रिमिनेंट होगा 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0। आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ तैयारी नहीं की, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। ये आपको अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपको इसी तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखना है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बच्चों हमारा दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स कहता है इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंट, तो द nth टर्म विल बी। यहां पर हमको a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, और हमको क्या निकालना है? nth टर्म। तो बच्चों nth टर्म का मतलब होता है, टर्म को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, और nth टर्म निकालनी है। इसका मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। तो बच्चों देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी आ गई है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, तो ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में? an = a + n - 1 × d। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले फिल इन द ब्लैंक्स में। अब तीसरा ये कहता है कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों एक कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको आगे और बेसिक में काम आएगा। वो कौन सा है? अब देखो 2 चीजें आती है, एक आती है सिमिलर और एक आता है कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में 2 फैक्टर काम करते हैं। अगर सिमिलर की बात होगी तो हर एक में 2 फैक्टर रहेंगे। कौन कौन सा? एक होगा शेप का, जिसको हम आकार कहते हैं, कौन से आकार का है, और एक होगा साइज। तो साइज मतलब होता है बेटा मेजरमेंट, उसका माप कितना है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। यहां पर भी शेप का फैक्टर होगा और क्या होगा? साइज का होगा। किसका? साइज का।
पर जब सिमिलर की बात होती है तो हमको साइज से कोई लेना देना नहीं होता, हमको केवल क्या देखना होता है, केवल उसका शेप देखना होता है। जैसे अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे साइड इक्वल होगी, ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पर जब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप भी बराबर होना और साइज भी बराबर होना। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं, जो 10 रुपए का सिक्का होता है, ठीक है, तो 10 रुपए का सिक्का कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है उसका, तो शेप भी बराबर है और क्या है, साइज भी बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव 4 की ओर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव 4 क्या कहता है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब ये जो सर्कल का ये जो आउटर एरिया है, इसको कहते हैं हम क्या, सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, इसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस बनती है इनफाइनाइट पॉइंट से। अगर मैं इस पे पॉइंट देखूं तो मेरे पास यहां से लगाकर यहां तक कितने पॉइंट होंगे, पॉइंट होंगे बेटा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो मैं उस इनफाइनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो टेंजेंट किसको कहेंगे, कि वो लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती है, ये एक पॉइंट से होकर पास होती है, तो इसी को क्या कहूंगा मैं, टेंजेंट। क्या कहूंगा बच्चों, टेंजेंट। तो ये कौन सी लाइन है, मान लो ए है और बी है, और ए बी इस सर्कल को कहां टच कर रही है, मान लो पी पर, तो हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, सर्कल की टेंजेंट है। अब देखो, अगर मैं इस पर टेंजेंट बनाऊं तो इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकता हूं, पर क्वेश्चन ये दिया है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, तो बेटा 2 ही हो सकती है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं लूंगा तो ये ही तो पैरेलल लाइन होगी। जैसे मैंने लिखा C और D, तो यहां पर मैंने लिया Q, तो P और Q देखो डायमीटर सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। कितना आएगा आंसर, 2। अब कोई बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर 2 से ज्यादा भी तो हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि इसी के पास में अगर मैं एक और टेंजेंट खींचूंगा तो देखो ना, ये आगे जाके इससे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पैरेलल टेंजेंट थोड़ा ना हो सकती, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। बच्चों अब हमारे पास 5वां फिल इन द ब्लैंक्स है कि फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब फॉर्मूला बताना है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो पहले समझो कि सेक्टर और एरिया होता क्या है। अगर मेरे पास क्या है, ये सर्कल है और सर्कल का ये है सेंटर और सेंटर की है ये रेडियस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारे पास क्या, सर्कल, ठीक है। और सर्कल का ये आउटर जो एरिया होता है इसको कहता हूं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ही क्या होती है, हमारी आर्क का काम करेगी, है ना। मेजर आर्क माइनर आर्क हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया की बात क्या होती है, अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और एक दूसरा सर्कल लेता हूं, अगर मुझे एरिया कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये जो आसपास की बाउंड्री है इसके अंदर का पूरा रीजन की बात हो रही है। और अगर केवल मुझे पेरीमीटर कहा जा रहा है तो पेरीमीटर का मतलब होता है केवल ये बाउंड्री, हमको इसके अंदर क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से क्या होता है कि एक पॉइंट ए है, ये घूम के वापस यहाँ आएगा तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। पर वो कह रहा है कि ये पॉइंट ए से बी तक जाता है तो यहाँ पर वो कितना एंगल कवर करता है, थीटा एंगल कवर करता है। तो हमको क्या करना है कि ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है, इसको कहते हैं हम सेक्टर। ये क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं हम सेक्टर। पर सेक्टर कैसा है, माइनर, छोटा वाला। और ये होता है हमारा मेजर सेक्टर। क्या होता है, मेजर सेक्टर। तो मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। पर जब भी सेक्टर की बात आती है तो हम हमेशा किसको लेकर चलते हैं,
माइनर सेक्टर को लेकर चलते हैं। अब देखो टोटल कितना था 360, उसमें से एंगल कितना कवर किया थीटा, और उसका एरिया कितना था, इसका एरिया सर्कल का कितना होता है पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर किस कवर किया और वो कितना था थीटा बाय 360। तो हम अगला आंसर क्या लगा सकते हैं कि हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स फिक्स होगा उसका फॉर्मूला कैसा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को कहें। ठीक है, और साथ में आपकी न तो ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ में आपका पूरा रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, तो ऑलवेज कितना होगा बेटा, ऑलवेज इसका आंसर आएगा ऑलवेज होगा 1। क्या होगा बच्चों, ऑलवेज 1 होगा। कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज क्या होता है कि कोई इवेंट हुआ, मान लो मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने से क्या होगा कि मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी पूरी 1 है और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1 है। पर अगर मैं पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो इन सबका ये जो पॉसिबिलिटीज है इनका अगर मैं सम लूंगा तो हमेशा कितना आ जाएगा 2, तो 1 आ जाएगा। चाहे आप कितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो या पॉसिबिलिटी निकालो, अगर उनका सम करोगे तो सब कितना आएगा बराबर 1, क्योंकि सबका मालिक एक। ठीक है, तो आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के पोर्शन समझ में आए। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।